Hello everyone, today I am here with the second part of the chapter the Indian Constitution. So let's start. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स है वो क्या है, आप एक बार जाके उन्हें उस पहले वीडियो को देख सकते हो। उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा सेकंड पार्ट। तो इस वाले में बता रखा है इस पैराग्राफ में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आजकल सभी कंट्रीज़ में है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सभी के पास ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ठीक है। लेकिन जो भी जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल पर्पसेस सर्व करते हैं, ठीक है। मतलब वो सर्टेन आइडियल्स जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म उनमें होते हैं जिसको सारे सिटीजन्स को मानना होता है कंट्री को, ठीक है। और जैसे कि क्या, अब किसी का धर्म कुछ है, किसी का धर्म कुछ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि राइट टू रिलीजन, मतलब जो आपका धर्म है, आप जिसकी भी पूजा करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, रिलीज मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आपके पास राइट है, ठीक है। तो ये बता रखा है यहाँ पर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी बताता है कि सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये बस गवर्नमेंट का टाइप ही इंक्लूड नहीं करता। मतलब ये बोला गया यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बताता है कि कौन सा गवर्नमेंट का टाइप जो है, जैसे डेमोक्रेसी होगा या फिर कुछ और होगा, तो वो ये भी बताता है कि कंट्री में कौन सा गवर्नमेंट का टाइप फॉलो करा जाएगा, ठीक है। तो बस गवर्नमेंट का टाइप ही इंक्लूड नहीं होता, ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, एक एग्रीमेंट भी होता है सर्टेन आइडियल्स पे दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, ओके। अब यहाँ पर आपको दे रखा है इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली formed only of Indian gained monument, and this was covered in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly. आपको फोटो दे रखी होगी पेज नंबर 2 पे, वो आप देख सकते हैं। बिटवीन December 1946 and November 1949 the Constituent Assembly drafted a constitution, मतलब Constituent Assembly ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र इंडिया के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years of British rule. The member of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेटर इन द चैप्टर। आप और भी समझोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में चैप्टर में आगे। द फोटो अलॉन्ग साइड shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing Constituent Assembly. Country of Nepal has witnessed several people's struggles for democracy. जो कंट्री है नेपाल, उनमें बहुत सारे पीपल ने स्ट्रगल करा डेमोक्रेसी के लिए। देयर वॉज अ पीपल स्ट्रगल, वहाँ पर एक पीपल स्ट्रगल था इन 1990 में था, दैट स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, जिसने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी, दैट लास्टेड फॉर 12 years, वो लास्टेड हुआ 12 years until 2002 तक। इन अक्टूबर 2002 किंग गैनंदर, अक्टूबर 2002 में किंग गैनंदर सिटीजिंग द मॉइस्ट अपराइजिंग in the countryside as his reason began talking over different accepts, वो मतलब बोलना चाह रहा था डिफरेंट एक्सेप्ट्स पे ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मी असिस्टेंस, आर्मी के असिस्टेंस से। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद जो किंग है वो फाइनली जो था वो गवर्नमेंट का हेड हो गया इन फरवरी 2005 में। इन नवंबर में 2005 द मॉइस्ट जॉइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो मॉइस्ट थे उन्होंने उन्होंने अदर पार्टीज ज्वाइन करी, पॉलिटिकल पार्टीज, टू साइन अ 12 point एग्रीमेंट, 12 point एग्रीमेंट में साइन करके। The agreement signaled
the large public and imminent return to the democracy and peace. In 2006, this people's movement of democracy began gaining immense force. अब 2006 में वही वाला जो पीपल का मूवमेंट था डेमोक्रेसी के लिए वो बिगेन हुआ, ठीक है, चलना फिर से चालू हुआ. इट रिपीटेडली रिफ्यूज्ड the small concessions that the king made, and finally in April 2006 or finally April 2006 में the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. मतलब 2006 में finally king ने अपने आप को रिस्टोर कर दिया थर्ड पार्लियामेंट में, ठीक है. यहाँ पर बस इतना ही दिया है थर्ड पार्लियामेंट के बारे में. और किंग ने बोला, ठीक है, कि अब आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से बोला कि एक गवर्नमेंट फॉर्म करिए. इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्ची. और 2008 में नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो बन जाते हैं वो बन गया आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्ची. मतलब मोनार्ची का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है. तो द अबव फोटो शो सीन्स फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी इन 2006. ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो था ये पिक्चर दे रखी है कैसे उन लोगों ने स्ट्रगल करा, मतलब जो भी था नहीं, मतलब जो स्ट्रगल करा उन लोगों ने, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal. A country that borders India on the north. एक कंट्री जो इंडिया के बॉर्डर्स करती है नॉर्थ में. until recently नेपाल was a monarchy. मतलब रिसेंटली ही नेपाल मोनार्ची था. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1919, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. इसमें उसमें जो था 1990 वाले में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये था कि जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो क्या लेगा, किंग. जो फाइनल अथॉरिटी होती थी वो किंग के हाथ में होती थी. अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स. जो पीपल थी नेपाल के, उन्होंने बहुत सारे सेवरल मतलब बहुत उन्होंने स्ट्रगल, मतलब डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, ठीक है. उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी. अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 और 2006 में वो फाइनली उनको सक्सीड मिल गई. मतलब वो फाइनली डेमोक्रेटिक कंट्री जो था नेपाल वो बन गया. उसके बाद है The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब people को एक नया constitution लिखना पड़ा नेपाल को डेमोक्रेसी में, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में. The reasons that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country. मतलब वो पहले वाले constitution को क्यों नहीं इस्तेमाल, मतलब फिर से वही वाला क्यों नहीं रखना चाहते थे, कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा था आइडियल्स, ठीक है. यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था. दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर. और उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फॉट करा था नेपाल. तो नेपाल जो था वो 2006 में फाइनली डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल गेम में इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर. मतलब जब कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में जब चेंज आते तो पूरी चेंज करनी पड़ जाती है, मतलब पूरे सारे कुछ चेंज करना पड़ जाता है ना. नेपाल बाई मूविंग फ्रॉम अ मोनार्ची टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू उशर इन अ न्यू सोसाइटी. अब जब नेपाल मोनार्ची से डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो उसको अपने सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स चेंज करने पड़े, ठीक है. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. ठीक है, यहाँ पर दे रखा है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का, मतलब वो नेचर बताता है कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है. पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ, अभी नेक्स्ट पेज पे है. तो यहाँ पर ये बोला है कि जो नेचर बताता है वो पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम
लगा है, जैसे ठीक है इंडिया डेमोक्रेटिक है, नेपाल डेमोक्रेटिक है, ठीक है, अब डेमोक्रेटिक है नेपाल, इंडिया डेमोक्रेटिक, तो ये बता रहे, नेचर बता रहे हैं कंट्री के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर बता रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी में एक लीडर चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी सी दी हुई है कि एक बार दो लड़के होते, मतलब क्लास होती है, उसमें एक अनिल होता है और एक लड़का होता है। तो मैम कहीं बाहर जा रही होती हैं, ठीक है, उनकी मैम बाहर जा रही होती है, तो वो बोलती है एक लड़के को कि तुम माइंड करवाओ क्लास को, मॉनिटर को बोलती है, ठीक है। लेकिन जो मॉनिटर होता है, मैम ने बोला कि जिसका नाम मॉनिटर लेगा कि उसने क्लास को डिस्टर्ब करा, ठीक है। तो मैम मतलब मॉनिटर की बात में मान जाती है। तो मैम जब क्लास में आती हैं तो वो मॉनिटर बोलता है कि अनिल होता है क्लास में, तो वो अनिल को जानबूझ के फंसा देता है। मतलब वो बोलता है कि मैम अनिल शोर कर रहा था, लेकिन अनिल शोर नहीं कर रहा था, अनिल क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। वो मॉनिटर बोलता है अनिल के बारे में, लेकिन अनिल ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन जो मैम है वो मॉनिटर की बात पे विश्वास करती हैं, ठीक है। तो मैम अनिल को बोलती हैं कि तुम 100 टाइम्स से लिखो कि तुम आज से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। तो मतलब जो मॉनिटर है वो यहाँ पर अपनी वो गलत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और स्टोरी दे रखी है, क्लास होती है, उसमें बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, उनका गेम्स पीरियड होता है, और बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होती हैं, और बॉयज़ खेलना चाहते हैं क्रिकेट और गर्ल्स खेलना चाहती हैं बास्केटबॉल। तो मैम जो टीचर होती है उनकी, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से। मतलब वो बोलती हैं अगर बास्केटबॉल में ज़्यादा मेजॉरिटी हुई तो बास्केटबॉल खेलोगे, और अगर क्रिकेट में ज़्यादा मेजॉरिटी हुई तो क्रिकेट खेलेंगे। तो मेजॉरिटी ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट में हुई क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा थे, तो बॉयज़ को खेलने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर है कि एक शाबना नाम एक लड़की है, और उसका कल पेपर मतलब टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट, और उसका एक चैप्टर रहता है, लेकिन उसका फेवरेट शो भी आ रहा होता है। तो वो सोचती है कि वो, और मतलब सब उसके घर में शो देख रहे होते हैं, लेकिन वो सोचती है कि मेरे को तो पढ़ना भी है क्योंकि मेरा कल क्लास टेस्ट है, और उसका एक चैप्टर होता नहीं है कंप्लीट, वो पढ़ा नहीं होता। तो वो क्या करती है, तो वो पढ़ने लग जाती है उस चैप्टर को, ठीक है। वो पढ़ती है, टीवी नहीं देखती, और अगले दिन क्या होता है कि जो वो अगर पढ़ लेती है तो उसका क्लास टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। अब दिया है फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। अब आपने ये जो ऊपर का डिस्कशन देखा तो आपको ये पता चल जाता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स मैंने फर्स्ट पार्ट में बताए हैं, की फ़ीचर्स इसमें है कि बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग थी, ठीक है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे जो एक्टिव हुए, ठीक है, इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो स्ट्रगल उन्होंने करा इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल से, ठीक है। फॉर सेवरल डिकेड्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। मतलब जो फ्री इंडिया हो वो कैसे लगेगा, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश के अंडर दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अब जो ब्रिटिश का जब शासन था तो इंडियंस ब्रिटिश की बात ही मानते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे मतलब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को गुलाम बना लिया था ना, तो वो बस इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश की बात मानते थे, वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं। अब जो लॉन्ग एक्सपीरियंस था, जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो उनका पूरा लॉन्ग एक्सपीरियंस था, मतलब इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश की बात मानते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि जो इंडियंस हैं, जो इंडिया है, वो डेमोक्रेसी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश की बात मानते थे इंडियंस, तो वो बहुत अच्छा नहीं था, वो बहुत बेकार था। और अब जब वो डेमोक्रेटिक इंडिया होगी, ठीक है, जब डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो जिसका जो मन चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें राइट टू फ्रीडम है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 1946 में बनी थी। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 इयर्स वर्क करा एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब यहाँ दिया है बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ दिया है कि जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर
कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल्ड कास्ट्स गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर का ये विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore argued scheduled castes to join the government as well as the civil services. इसका मतलब है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. मतलब संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions. अब कंट्री में बहुत मतलब कुछ लोग कुछ लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग कुछ लैंग्वेज, मतलब कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी और बहुत सारे रिलीजन्स थे and had distinct cultures. So when the constitution was being written, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जब संविधान लिखा गया था या लिखा जा रहा था, India was going through considered turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. मतलब उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। Final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। आगे यहाँ पर दे रखा है, listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment. की फीचर्स दे रखे हैं। फर्स्ट है फेडरलिज्म। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म ये है कि मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स की डिवीजन होती है, ठीक है, लोकल, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब है सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है, आपको पहले ही बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, ये भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है रिलीजन को स्टेट से अलग करना, मतलब इंटरफेयर नहीं करना। जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना, मतलब इसका ये है। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में इंटरफेयर तब करती है जब वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन यूएसए में है कि यूएसए में स्ट्रिक्टली है कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।